हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आर्य आपका स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास की जो प्रमुख सभ्यताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान इतिहास की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा इसकी रूपरेखा देख लेते हैं कि इतिहास को लिपि के आधार पर 3 भागों में बांटा है हमने। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है, इसका आरंभ मानव उत्पत्ति के साथ ही होता है और इसके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कोई भी लिखित साक्ष्य इसके उपलब्ध नहीं है और ये बहुत ही लंबा काल था प्राग ऐतिहासिक काल। तो इसको फिर 3 पार्ट में और बांट दिया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके बाद बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल की। तो आदि ऐतिहासिक काल में क्या है कि यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है, वो अपठनीय है अभी तक। यहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे लेकिन यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिले हैं इस काल के, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया। उनकी लिपि को अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। जैसे उनकी लिपि सर्पिलाकार लिपि होती थी, जैसे ऐसे लिखा जाता था सर्प की तरह, ऐसे कंटिन्यू। और इसके अलावा गोमूत्र लिपि भी थी। इसके अलावा बुस्टोफिदन लिपि भी यहाँ पर थी जिनको अभी पढ़ा नहीं गया है। इसके अगर उदाहरणों की बात करूं तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है और कालीबंगा जो हरियाणा हनुमानगढ़ में पाई जाती है, कालीबंगा सभ्यता, वो भी इन्हीं का पार्ट है। इसके अलावा जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो सारी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में पाई जाती है। और सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता को समकालीन माना जाता है। इसके पीछे रीजन दिया जाता है कि यहाँ पर भी जो बर्तन वगैरह मिले हैं वो बेलनाकार आकृति के मिले हैं और मेसोपोटामिया में भी सेम टाइप के ही बर्तन मिले हैं जो बेलनाकार आकृति के हैं, इसलिए इनको समकालीन माना जाता है। और इसके अलावा चीन की सभ्यता हो गई, ये सारी आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यताएं हैं। इसके अलावा बात करूं मैं ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिलते हैं और उनको पढ़ भी सकते हैं। तो ये इन तीनों में डिफरेंस हो गया। यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल में आपका मानव उत्पत्ति के साथ ये प्रारंभ हो गई थी, कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है, और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उनको पढ़ भी हम सकते हैं, उनके बारे में हम पूरी जानकारी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी राजस्थान की सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, उसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं और एंड में मैं इसका रिवीजन भी करवा दूंगा। आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं वो भी बता दूंगा, लेकिन स्टार्टिंग में हम इसको एकदम डिटेलिंग से इसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कालीबंगा सभ्यता तो राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है कालीबंगा सभ्यता। ये पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है। पूर्व हड़प्पा कालीन, ये वर्ड याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है ये कौन से कालीन सभ्यता है। ये पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है दोस्तों। इसका जो स्थान है वो हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ राजस्थान का जो जिला है वहां पर ये सभ्यता पाई गई है। तो ये राजस्थान का मानचित्र है और ये आपका हनुमानगढ़ है। यहाँ पर आपकी जो कालीबंगा सभ्यता मिली है हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, यहीं पर पीलीबंगा सभ्यता भी है। मान लो 3 प्रकार की सभ्यता यहाँ पर मिली है, कालीबंगा, पीलीबंगा और एक रंग महल सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में मिली है। तो कालीबंगा मिली है, यहीं पर पीलीबंगा सभ्यता भी मिली है। मतलब इसके अलावा यहाँ पर कौन सी नदी बहती थी जिसके किनारे ये सभ्यता पनपी थी, तो उस नदी का नाम था घग्गर नदी। आजकल उनको घग्गर नदी बोलते हैं, पुराने टाइम में उसको सरस्वती नदी बोलते थे। और जो वेद पुराण है उसके अंदर उसका वर्णन द्वेषवती नदी के नाम से है। इसके अलावा उसको मृत नदी या नट नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए। आपसे पूछा जाता है कि जो सरस्वती नदी है उसके और क्या क्या नाम है, तो घग्गर नदी, द्वेषवती नदी, मृत नदी, नट नदी, इसके किनारे ये कालीबंगा सभ्यता मिली है दोस्तों। ये एक ही नदी के बहुत सारे नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी खोज करता कौन कौन थे। तो सबसे पहले इसकी जो खुदाई स्टार्ट की थी वो लुईस पी तेसीतोरी नाम के साइंटिस्ट ने की थी। इसने कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी दोस्तों। इसके अलावा इसके बाद प्रथम खोजकर्ता की बात करूं तो अमलानंद घोष, ये भारतीय खोजकर्ता की बात कर रहा हूं मैं, ये प्रथम खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। उन्होंने 1952 में सभ्यता की खोज की थी और पीलीबंगा सभ्यता की खोज भी अमलानंद घोष ने ही की थी 1952 के अंदर। इसके अलावा 1961-69 के अंदर ब्रिजवासी लाल या बीबी लाल व बालकृष्ण थापर, बीके थापर, ये दो और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में जानकारी हमको दी थी और विस्तृत खोज की थी।
एक जेवी जोशी का भी नाम लिया जाता है। तो आपको ये 3 याद रखने हैं दोस्तों। एक तो लुईस पी तेसीतोरी ने सर्वप्रथम जानकारी दी। इसके बाद प्रथम खोजकर्ता थे अमलानंद गोतो 1952 में। इसके बाद 1961 के बाद आए थे ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। ये 2 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। ये खोजकर्ता रहे हैं कालीबंगा सभ्यता के। आगे बात करते हैं कि इसका समय काल क्या था। तो अगर हम बात करें समय काल की दोस्तों, तो कार्बन पद्धति है, कार्बन डेटिंग पद्धति है, उनके अनुसार ये 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व इसका समय काल माना गया है। तो उस समय जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता इसको बोला गया। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी जो इस टाइम के अंदर जो सभ्यता पनपी थी। इसके अलावा कालीबंगा जो शब्द है उसका अर्थ है, ये जो शब्द है ये सिंधु भाषा का शब्द है, जो सिंधी भाषा है उसका ये शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। तो कालीबंगा में ढेर सारी काले रंग की चूड़ियां मिली है, तो उसी से इसका नाम कालीबंगा रखा गया है। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है दोस्तों। यहाँ पर उस टाइम पे केवल कांस्य जो धातु थी उसका खोज हो चुकी थी, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। यह स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल है जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद किया गया। मतलब स्वतंत्रता के बाद पहला उत्खनन जिस स्थान पर किया गया था वो था आपका कालीबंगा सभ्यता। इसके अलावा कालीबंगा संग्रहालय भी बना हुआ है जो हनुमानगढ़ जिले में है और राज्य सरकार द्वारा संचालित है। इसका जो निर्माण हुआ था 1985-86 के अंदर हुआ था दोस्तों। नोट लगा के यहाँ पर लिखा है हमने कि जो दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों, यहाँ पर दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और दुर्ग के अवशेष प्राप्त होने का मतलब यहाँ पर कोई राजधानी रही होगी, बड़ा शहर रहा होगा। तो इसीलिए जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है उन्होंने कहा है कि हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की जो तीसरी राजधानी थी वो आपकी कालीबंगा थी। तो कालीबंगा सभ्यता को एक राजधानी की संज्ञा दी गई है क्योंकि यहाँ पर दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी रही होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसमें। चलिए शुरू करते हैं, इसकी कुछ विशेषताओं की बात करते हैं अब। तो कालीबंगा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे पॉइंट को 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि विशेषताएं पहली थी दोस्तों इसमें कि यहाँ पर जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी। इसे ऑक्सफोर्ड पद्धति, सड़क बनाने की ऑक्सफोर्ड पद्धति या ग्रिड या जाल पद्धति या ग्रीक पद्धति या चेम्सफोर्ड पद्धति भी इसको कहा जाता है। ये मकान बनाने की ढेर सारी पद्धतियां होती है। ऑक्सफोर्ड, ग्रिड, ग्रीक, चेम्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड, ग्रिड, ग्रीक, चेम्सफोर्ड, ये पद्धतियां हैं। तो ये पद्धति थी यहाँ पर, सड़कें समकोण पर काटती थी यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से मकान बनाए गए थे और सड़कों का निर्माण किया गया था। आगे है, यहाँ मकानों का निर्माण कच्ची ईंटों और बाद में पक्की ईंटें भी मिली थी से हुआ है। कच्ची ईंटों से हुआ है, इस कारण इस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता भी कहा गया है। इसी सभ्यता का दीनहीन नाम भी दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो ज्यादातर मकान थे वो कच्ची ईंटों से बने थे। हालांकि कुछ मकान पक्की ईंटों के भी मिले थे। और भवनों के फर्श थे वो अलंकृत थे, मतलब भवनों के फर्शों को भी सजाया गया था, भिन्न भिन्न तरह के डिजाइन बनाए गए थे वहां पर। इसके अलावा भवनों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। तो जो मकान बनाए जाते थे उसके दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, आगे की तरफ नहीं खुलते थे। एक विशेष पॉइंट है इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पर काष्ठ से निर्मित नालियां भी मिली है। तो दोस्तों विश्व की एकमात्र सभ्यता है जिसके अंदर काठ की नालियां मिली है। तो जो लकड़ी की नालियां बनी होती थी जिनसे पानी और घर का कचरा निकलता था, तो काठ की नालियां यहाँ पर मिली है जो आगे जाकर पक्की कर दी गई है। तो काठ की नालियां एकमात्र सभ्यता है ये जिसके अंदर मिली है दोस्तों। यहाँ पर जो ईंटों का आकार है वो 30 गुना 15 गुना 7.5 सेंटीमीटर रहा होगा। 30, 15, 7.5 ये ईंटों का आकार रहा है यहाँ पर। इसके अलावा विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेतों के प्रमाण आपको केवल इसी सभ्यता में मिलेंगे, प्राग हड़प्पा युगीन संस्कृति से। तो जो प्राचीनतम जुते हुए खेत के प्रमाण भी इस सभ्यता के अंदर आपको मिले हैं दोस्तों। इसके अलावा विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जो मकान की दीवारें हैं उसमें दरारें मिली है। इसका मतलब यहाँ पर भूकंप बहुत आते रहे होंगे और उसी वो भूकंप ही कारण रहा होगा इस सभ्यता के खत्म होने का। भूकंप से हो गया है, बाढ़ आ गई हो, नदी का प्रवाह चेंज हो गया हो, जिससे ये सभ्यता खत्म हो गई थी। तो भूकंप के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं दोस्तों इस सभ्यता में।
इसके अलावा एक साथ दो फसलें बोने का भी यहाँ पर प्रमाण मिला है। तो दो फसल कौन कौन सी बोते थे? जौ और गेहूं की जो फसल थी वो एक साथ दो फसल बोते थे। दो फसल बोने का प्रमाण है। जो फसल है वो जौ और गेहूं की फसल है। इसके अलावा उत्खनन के दौरान 7 अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त हुई है। 7 अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त हुई है दोस्तों। और यज्ञ करने के कुंड भी यहाँ पर मिले हैं। इसका मतलब अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पर बलि प्रथा भी विद्यमान रही होगी। ठीक है। इसके अलावा कुत्ता इन लोगों का प्रिय जानवर था और ये लोग ऊंट से भी परिचित थे। ऊंट के भी थोड़े बहुत दांत वगैरह अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ऊंट से भी ये लोग परिचित थे, लेकिन कुत्ता इन लोगों का प्रिय जानवर था। इसके अलावा गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा ये भी इन लोगों में प्रेजेंट था तब। इसके अलावा ये एक नगरीय सभ्यता, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये ग्रामीण सभ्यता नहीं है, ये नगरीय सभ्यता है। प्राचीनतम नगर के अवशेष मिला है यहाँ पर, दुर्ग वगैरह मिला है। इसका मतलब ये नगर था। और सिस्टमेटिक समकोण पे सड़कें काटती थी, दरवाजे पीछे की तरफ और खुलते थे, और मतलब लकड़ी की नालियां बनी हुई थी। इसका मतलब कहने का मतलब सिस्टमेटिक नगर बने हुए थे, नगरीय सभ्यता थी यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर मूर्ति, देवी देवताओं के पूजन, चित्रांकन व मूर्ति का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। मतलब यहाँ पर कोई देवी देवताओं की मूर्ति या उनका कोई प्रमाण यहाँ पर नहीं मिला है। यहाँ पर जो मिट्टी की मूर्तियां मिली है वो कुत्ते, हाथी या वृषभ जिसको बैल बोलते हैं उसकी मिट्टी की मूर्तियां मिली है। किसी देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां यहाँ पर दोस्तों नहीं मिली है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। साथ साथ में ये पढ़ाने का एक नया तरीका हमने ट्राई कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बताइए। इस तरीके से हम कई सारे जो हमने नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स, उनकी रीडिंग आपके सामने करेंगे तो आपको भी जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाए। कम समय में ज़्यादा सामग्री देने की तरीका निकालना है हमने ये। तो चलिए आगे बात करते हैं इसी सभ्यता में। यहाँ पर जो समाधि प्रथा थी वो रही होगी। यहाँ पर 3 प्रकार से अंतिम संस्कार के अवशेष मिले हैं। पहला क्या है कि ऐसे अंडाकार समाधि रखी गई है, अंडाकार समाधि मिली है, जिसके अंदर जो शव रखा गया उसका सिर तो उत्तर की तरफ है और पैर आपके दक्षिण की तरफ है। ऐसे सिर को, शव को लटाकर अंडाकार समाधि बनाई गई है। इसके अलावा जो दूसरी प्रकार की समाधि मिली है वो भी अंडाकारी समाधि है, लेकिन यहाँ पर एकदम हड्डियां तोड़ मरोड़ कर गोल मटोल करके दफनाया गया है। जो शव है उसको एकदम हड्डियां तोड़ मरोड़ कर एकदम गोल मटोल करके इसके अंदर दफनाया गया, उसके अवशेष मिले हैं। और तीसरी प्रकार की जो समाधि है दोस्तों, इसके अंदर जो शव है उसके साथ आभूषण और खाद्य सामग्री भी हमको मिली है। तो इस प्रकार भी शव को दफनाने के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। तो 3 प्रकार की समाधि प्रथा के अवशेष मिले हैं। एक में तो अंडाकार समाधि मिली है जिसमें सिर आपका उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ मिला है। एक समाधि में हड्डियां तोड़ मरोड़ कर एकदम शव को गोल मटोल बना के दफनाया गया है। और तीसरी प्रकार की समाधि में जो शव मिला है उसके साथ खाद्य सामग्री और आभूषण के अवशेष भी दोस्तों मिले हैं। और एक समाधि ऐसी भी मिली है जिसमें इंसान के शव के साथ कुत्ते का शव भी मिला है। मतलब कुत्ता इनका प्रिय जानवर था, तो कुत्ते और इंसान की कब्र एक साथ मिली है, ऐसा भी एक प्रमाण यहाँ पर मिलता है दोस्तों। इसके अलावा स्वास्तिक चिन्ह, ये जो स्वास्तिक चिन्ह होता है ये वास्तु दोष दूर करने के लिए हम यूज करते हैं, तो इसका ये चिन्ह भी वहां पर मिला है दोस्तों। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता और मेसोपोटामी सभ्यता के समकालीन होने के प्रमाण स्वरूप बेलनाकार बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा सभ्यता में बेलनाकार बर्तन मिले हैं और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहां पर भी बेलनाकार बर्तन मिले थे। इसका मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों क्या थे, समकालीन थे, दोनों का एक ही टाइम के अंदर दोनों विद्यमान थे। इसके अलावा दोस्तों कि शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण भी आपकी कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिले हैं। तो इस क्या प्रमाण मिला है कि एक खोपड़ी मिली है, एक कपाल मिला है जिसमें 6 प्रकार के छेद किए हुए हैं। इसका मतलब उसका शल्य चिकित्सा करने की कोशिश की जा रही होगी उसमें, तो शल्य चिकित्सा की ये प्रमाण हमको मिला है। इसके अलावा एक सिक्के पर एक और स्त्री की प्रतिमा है और दूसरी ओर चीते का चित्र मिला है, जो टाइगर है उसका चित्र मिला है। इसका हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर मातृस्तात्मक परिवार रहा होगा। जो प्रेजेंट में बात करूं दोस्तों, पितृस्तात्मक परिवार होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन वहां पर जो आपकी कालीबंगा सभ्यता है उससे अनुमान लगाया जा रहा है इस साक्ष्य से कि वहां पर मातृस्तात्मक परिवार रहते होंगे। इसके अलावा दोस्तों कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। इसमें पुरोहित का प्रमुख स्थान था, पुरोहित का यहाँ पर प्रमुख स्थान था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने एक बुक लिखी थी
राजस्थान थ्रू द एजेज, राजस्थान थ्रू द एजेज, इसके अंदर उन्होंने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा है, क्योंकि यहाँ पर दुर्ग प्रेजेंट है इसलिए उसको तीसरी राजधानी कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध थे इस सभ्यता के। सामूहिक तंदूर के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं, सामूहिक तंदूर के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। तो मूलतः ये जो तंदूर था ये मध्य एशिया के अंदर यूज होते थे, लेकिन तंदूर यहाँ पर भी मिला है, इसका मतलब उनके मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध इनके रहे होंगे। इसके अलावा तांबे का दर्पण, हाथी दांत का कंगा, तांबे का पिन और पासे का खेल, ये सारी चीजें आपको कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिली है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि कालीबंगा सभ्यता क्या थी, उसके से क्या क्या प्रमाण हमको मिले थे। तो इसके बाद आपकी जो सभ्यता है वो आहड़ सभ्यता है, जिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको फटाफट कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता थी, ये घग्गर नदी, सरस्वती नदी, नटमरित उस नदी के नजदीक पाई गई है। और इसके अलावा जो उत्खनन करता थे वो लुइस पी तेसीतोरी सर्वप्रथम इन्होंने जानकारी दी थी। इसके अलावा फिर अमलानंद घोष ने 1952 में खोज की थी इसकी। इसके अलावा और कौन कौन खोज करता थे, विरजवासी लाल, बालकृष्ण थापर व जेवी जोशी थे, उन्होंने 1961 से 69 के अंदर इसमें उत्खनन का काम किया था। इसके अलावा इसके अंदर जो विशेष बातें हैं, ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं मैंने, ये शहरी सभ्यता थी, सिंधी भाषी थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, यहाँ पर दुर्ग के अवशेष मिले हैं, इसी को दीनहीन सभ्यता भी कहा गया है। इसके अलावा काठ की नालियां मिली है यहाँ पर। ईंट का जो आकार है वो 30, 15 और 7.5 सेंटीमीटर रहा है। प्राचीनतम जुते हुए खेत के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं और प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। एक साथ 2 फसल बोने का प्रमाण यहाँ पर मिला है, जो फसल वो गेहूं और जो रही है। इसके अलावा स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है, बेलनाकार टाइप के बर्तन मिले हैं। सिक्कों पर एक तरफ देवी का चित्र है और दूसरी तरफ चित्ते का चित्र है। इसके अलावा सामूहिक तंदूर भी यहाँ पर मिला है। तो ये हमने कालीबंगा सभ्यता के शॉर्ट नोट्स के थ्रू हमने देखा। इसके अलावा हनुमानगढ़ में एक पीलीबंगा सभ्यता भी है दोस्तों, ये भी घग्गर नदी के किनारे ही है। एक रंगमहल सभ्यता है, वो भी घग्गर नदी के किनारे ही है। जो पीलीबंगा सभ्यता है उसके खोजकर्ता अमलानंद घोष ही हैं, जो 1952 में उन्होंने खोज की थी इसी के साथ। इसके अलावा रंगमहल जो सभ्यता है उसको खोज डॉक्टर हन्नारिड, स्वीडन के डॉक्टर थे, उन्होंने की थी। तो इसके भी कुछ कुछ पॉइंट मैं साथ में ले लेता हूँ रिवीजन के अंदर, जब डिटेल में पढ़ेंगे तब आप दोबारा से इसको पढ़ लेना। जो पीलीबंगा सभ्यता है दोस्तों, उसमें सिंधु सभ्यता के अवशेष इसके अंदर मिले हैं। इसके अंदर जो विशेष पॉइंट है वो है कि बाबा रामदेव जी का मंदिर यहाँ पर मिला है, बाबा रामदेव जी का मंदिर यहाँ पर मिला है। और एक विशेष प्रकार का घड़ा मिला है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का घड़ा मिला है। उसका मतलब जो पेट था वो बहुत बड़ा है और ऊपर दो टाइप के मुंह उसमें लगे हुए हैं, विशेष प्रकार का घड़ा मिला है। इसके अलावा पीपल के वृक्ष के भी प्रमाण आपके पीलीबंगा सभ्यता के अंदर मिले हैं। इसके अलावा रंग महल की बात करूं तो रंग महल में मरण मूर्तियों पर गंधार शैली हमको मिली है। इसके अलावा पंचमार्क सिक्के भी रंग महल के अंदर मिले हैं। और रंग महल का जो है मुख्य भोजन रहा है वो चावल रहा है, रंग महल सभ्यता में मुख्य भोजन चावल रहा है। इसके अलावा जो रंग महल सभ्यता वो कनिष्क व वासुदेव चौहान के काल के सिक्के आपको रंग महल सभ्यता के अंदर मिले हैं। तो जो 3 सभ्यता थी, ये हनुमानगढ़ की सभ्यता थी, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल, हम तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। अब आगे हम बाकी जो जिले हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।